कहानी है, लड़की ने अपने मायाजाल में फंसाया लड़के को। यूं तो डॉक्टर साहब के पास किसी चीज की कमी ना थी। मान सम्मान, दौलत, शोहरत, इज्जत, बड़े बड़ों के साथ उठना बैठना, पैठ और पहुंच इतनी कि पिछले 20 सालों से शहर के अंदर ही पोस्टिंग। मतलब रुआब और रसूख की जीती जागती मिसाल थे। और हो भी क्यों ना, खुद तो सीनियर डॉक्टर थे ही, धर्मपत्नी भी जिला चिकित्सालय की हेड है। बस आज कुछ मन भर आया उनका। मैं खुद भी बहुत असहज महसूस कर रहा था, पर अब वक्त का तकाजा भी यही कह रहा था कि इस समय बस खामोशी से उन्हें सुनता ही रहूं। खैर, मैंने कुरेदते हुए पूछा कि आखिर हमेशा हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे आखिर कौन सा दर्द छुपाए बैठे हैं आप। एक लंबी सांस खींचते हुए बस शून्य में डूबते चले गए। कहने लगे कि जिंदगी में सब कुछ हासिल करके भी कुछ हासिल ना हुआ, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। उनकी इन उलझी बातों को मैं अपने चेतन मस्तिष्क के हर छोर से समझने का भरकस प्रयास कर रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। अचानक से कहने लगे कि कितने खुशनसीब होते होंगे वो माँ बाप, जिनके आखिरी समय में उनके बच्चे उनके साथ रहते होंगे। थोड़े कम हुनरमंद पर कम से कम अपने असहाय होते हुए माँ बाप का सहारा तो बनते होंगे। अब कुछ कुछ मेरे समझ में आ गया था। तभी उनकी पत्नी चाय का प्याला लेकर आ गई। मैंने उठकर उन्हें प्रणाम किया। बहुत ही मधुर आशीर्वाद देकर वो भी हमारे साथ ही बैठ गई। शायद वो किचन से हमारी बातें सुन रही थी। बोली, बेटा सब भाग्य का खेल है। मैं थोड़ा अचकचा से गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या हुआ अभिषेक। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस आपकी बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा। भाग्य की बात? उन्होंने एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया कि ये भाग्य ही तो है अभिषेक, जिस बेटे को आंखों का तारा बना के रखा, आज वो इतने कष्ट में है कि दिल में टीस सी बनी रहती है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बेंगलोर जाना पड़ा। जब वो बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था तो उसके साथ में ही पढ़ने वाली एक बंगाली लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। निमेश को भी उस अजनबी शहर में कोई अपना मिल गया। वो मुझे बताया करता था कि वो दोनों किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम भी खुश थे कि चलो कम से कम उसका अकेलापन तो दूर हुआ। जब वो लगभग 1 साल बाद घर आया तो उसने अपने ग्रुप की फोटो दिखाई। तो पहली बार उसने हमें सुमन की फोटो दिखाई। देखने में कुछ खास नहीं, पर जिस तरह से निमेश उसकी तारीफ कर रहा था, मुझे समझते देर ना लगी कि ये दोस्ती से कुछ ज्यादा वाली बात है। खैर, मैं बेफिक्र थी कि चलो कम से कम निमेश वह खुद को अकेला तो नहीं समझेगा। इसी तरह दिन बीतते गए और उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। उस बीच निमेश जब भी घर आता तो सुमन की बातों को बताया करता। मैं एक माँ हूँ, मेरी अनुभवी आंखों ने सब पढ़ लिया था। मुझे चिंता इस बात की थी कि निमेश और सब चीजों में बहुत होशियार था, पर दिल का बहुत अच्छा। और जो दिल के अच्छे होते हैं और चालाक नहीं होते, उनको चालाक लोग अपना शिकार बना लेते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और निमेश हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया। बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल ने उसे अपने यहाँ पूरे विभाग की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। हमारा सपना पूरा हो गया और वो अपनी काबिलियत के प्रतिफल में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका था। जब वो घर आया तो साथ में सुमन को भी लाया था। पहली बार उससे रूबरू होने का हमें मौका मिला, पर उन चंद दिनों में ही मैं ये समझ गई कि निमेश शायद उसे समझने में भूल कर रहा है। पर प्यार में अंधे को कोई अपना कुछ भी समझाए, वो उससे बस दूर ही हो जाता है। और ऐसा ही हुआ। सुमन बहुत ही साधारण सी, औसत दर्जे की थी, जहां निमेश एकदम गोरा चिट्टा, 6 फुट लंबाई, बलिष्ठ काया, किसी को भी आकर्षित कर ले। वही सुमन दुबली पतली सी, छोटे कद की, सावली सी, कहीं से भी उनका कोई मेल नहीं। पर कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, और यही अंधापन इंसान को ताउम्र अंधेरों में धकेल देता है। बस एक दिन यही हुआ। फोन के माध्यम से हमें निमेश ने ये बताया कि वो और सुमन शादी करना चाह रहे हैं और हमारा आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। उसके साथ उसके मम्मी पापा भी है। यहाँ हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, बस वहाँ आकर जो भी रस्म और रिवाज हो उन्हें पूरा करना है। दिल धकक से रह गया। पहली बार एहसास हुआ कि हमने अपने भविष्य को खो दिया है। चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है।
मैंने उसे खुद फोन करके कहा कि बेटा मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, पर जिससे तुम शादी करना चाह रहे हो वो किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम जीते जी अपनी जिंदगी को नरक में बदल दोगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब मैं तुम्हारे प्रेम विवाह को लेकर कह रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, पर मैं एक माँ ना होकर तुम्हारी एक दोस्त की तरह तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूँ। पर निमेश नहीं समझ सका। उस रात हम दोनों झरझर रोए। सपनों के टूटने का दर्द जो हम दोनों ने महसूस किया, पूरी रात हम सो ना सके। बस हमें यकीन नहीं हो रहा था कि जो हम सिर्फ आज तक सुनते आए थे, वो जब आपके साथ हकीकत में होता है तो दर्द कितना गहरा होता है। हम अपने बेटे को खो तो चुके ही थे, पर अब जो एक लकीर का रिश्ता बचा था, उसी को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। जब निमेश सुमन के परिवार के साथ यहाँ आया तो पूरे एक हफ्ते तक यहाँ रुका। शादी की सारी रस्में हमने अनमने ढंग से उसकी खुशी के लिए पूरी की। एक ब्राह्मण के घर, जिसके घर में प्याज तक न खाया गया हो, मछली पागी गई, और हम अपनी बर्बादी का तमाशा बनते हुए देखते रहे। उस मायाजाल में अपने ही बच्चे की बलि देते हुए देखना कितना दर्दनाक था, तुम नहीं समझ सकते बेटे। उसके बाद वो दोनों वापस चले गए। पूरे समाज और रिश्तेदारों में खूब कानाफूसी हुई। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या कर्म किए, कि बुढ़ापे में सारी पिंडिताएं धरी की धरी रह गई। खैर हम तो वैसे भी मुर्दा हो चुके हैं, अब फर्क भी नहीं पड़ता। पर सुनो बेटे, जैसा कि मैंने कहा था, 2 साल बाद निमेश का रात में फोन आया। उस दिन वो इतना रोया कि शायद इतना वो अपने बचपन में नहीं रोया होगा। मेरा कलेजा फट पड़ा। जब काफी देर तक मैं उसे बच्चे की तरह चुप करती रही, तो उसने जो बताया, मुझे लगा कि बस उसे अपनी छाती से लगा के कहीं छुपा लूं। पर मैं इतनी असहाय थी कि मैं वो भी नहीं कर सकी। उस रात निमेश ने बताया कि सुमन ने शादी के कुछ महीनों बाद ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले तो निमेश को लगा शायद अकेलेपन की वजह से है, पर धीरे धीरे उसने शक की इंतहा कर दी। हद तो तब हो गई जब वो हर घड़ी उसको परेशान करने लगी। दिन रात उसके फोन को चेक करना, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके साथ था, इतना टाइम क्यों लगा, फोन बिजी कहा था, और कभी कभी तो वो उसको हॉस्पिटल और कॉन्फ्रेंस में भी आकर चेक करने लगी। जिंदगी को एकदम नरक करके रख दिया। बेवजह चिल्लाना, शक करना, यहाँ तक कि उसका घर से निकलना दुभर हो गया। जब भी मैं आप लोगों के पास आने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे धमकी देती है कि अगर उसको छोड़कर कहीं जाने की कोशिश भी की तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी। मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश भी की, पर दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती ही चली गई। और फिर एक दिन जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा था, उसके दिल में ब्लॉकेज को सही करके पेसमेकर डाला जा रहा था, तो उसी बीच उसने ऑपरेशन रूम के बाहर बहुत हंगामा किया। जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने ऐसी बात कही कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था माँ। मेरा सर दर्द और अपमान से छलनी हो रखा था। इतना बड़ा लांछन, और वो भी सबके सामने। पता है माँ, उसने कहा कि साथ में जो महिला डॉक्टर है, मैं ऑपरेशन के बहाने उसके साथ। माँ मैं आज आपकी वो सारी बातें याद करके बस रो लेता हूँ। मेरी जिंदगी जीते जी नरक हो गई है। अब तक 2 बार उसने मेरी शिकायत लोकल पुलिस में की है। मेरा अहम, मेरा वजूद, सब कुछ छिन चुका है। बस मैं उस दिन को कोसा करता हूँ जब मैंने आपकी बात को अनसुना कर दिया था। माँ आज मैं जब इस नरक में हूँ तो मुझे सब समझ में आ रहा है। क्यों मैं आपको समझ नहीं सका। अब मुझे इसी नरक में जीना है, घूट घूट कर। बेटा प्रेम विवाह के लिए मैंने मना नहीं किया है, पर अपने माँ बाप का दिल दुखाकर किसी ऐसे को चुन लेना जो आपके लायक नहीं। जीते जी खुदकुशी के समान है। जब मैंने दोनों को साथ में देखा था, तभी मेरे दिल ने कहा था कि ये लड़की निमेश को सिर्फ इसलिए पाना चाहती है क्योंकि निमेश में वो सब कुछ है जो एक पूर्ण पुरुष में होता है। प्यार व्यार कुछ नहीं, वो तो बस एक मायाजाल सा बनकर, जैसे मकड़ी रेशमी जाला बुनती है ना, वो भी तो मायाजाल ही है। और जैसे ही कोई अभागा उसमें फिसता है तो वो मकड़ी उसका रस आनंद लेती है। बस उसी तरह से उसने निमेश का रस पान किया है। और जब वो सबके बीच निमेश के साथ जाती है,
तो हीन भावना ने उसे अपने नागपाश में बांध लिया, जो अब हर दिन निमेश को डिसती रहेगी जब तक उसमें जान है। यही है प्यार का अंत। उन दोनों की आंखों में अविरल आंसू बह जा रहे थे। आज मैंने जाना कि विधाता कैसे कैसे खेल खेलते हैं। जिन माँ बाप ने आपको अपना अंश मानते हुए अपने लहू से आपको बड़ा किया, आप उनकी भावनाओं, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान का मूल्य इस तरह दोगे तो उस परमात्मा को कितना कष्ट होगा, क्योंकि इस धरती पर माँ बाप ही तो उस परमात्मा का रूप है। तो जब आप ईश्वर को रुष्ट करोगे तो आप अपने सुख की कामना भी कैसे कर सकते हो। उस दिन मैंने जाना कि दूर से खुशहाल दिखने वाले लोगों के अंदर भी दुख का सागर हिलोरे मार रहा होता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।